मुशर्रफ साहब के दौर में ये कोशिशें की जा रही थी कि इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए। 100% वो चाहते थे, वो अपने मफाद की खातिर वो अमेरिका को खुश करें। खुल के कहता हूँ मैं तो, हमास की तहरीक जायज है। अगर आपकी जमीनों पे कब्जा हो जाए, बाहर से आकर कोई इसको ऑक्युपाइड कर ले, तो आपका लेजिटिमेट राइट है कि आप ना सिर्फ रेजिस्टेंस करें बल्कि वो मुसल्ला रेजिस्टेंस करें। ये रेजोल्यूशन करें, ये तो हर तरीके से जायज है। अस्सलाम वालेकुम जाविया, और जाविये के साथ मौजूद हूँ मैं तज़मीन जावेद। ये बिल्कुल हम एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट का, कि जिसके ज़रिए हम आपको बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर और बैनुल अक़वामी मामलात पर आज से बाकायदा और हर हफ्ते इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट लेके आएंगे, कि जिसमें हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पर इंटरनेशनल अफेयर्स पर उस तरह से बात क्यों नहीं की है। क्योंकि देखें, दुनिया जुड़ी हुई है, ग्लोबल कनेक्टिविटी का दौर है, और जब ग्लोबल कनेक्टिविटी है तो हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स भी ये चाहिए कि जो प्राइम खबरें हैं जिसमें नेशनल व्यूज़ ऑब्वियसली उसकी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरों को भी बाकायदा एक टाइम मिलना चाहिए। और वो टाइम इसलिए इनको मिलना चाहिए क्योंकि उससे, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, कि ग्लोबल कनेक्टिविटी का दौर है, हम सब कनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर। और इसकी वजह से हमने जाविया के नाम से, जाविया से मुराद ये होगी हमारी कि अ, होता ये है कि होस्ट यूजुअली जो होते हैं, जो गेस्ट होते हैं उनके, वो उनके सामने सवाल रखते हैं, और जब वो जवाब देते हैं वो काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करते। काउंटर क्वेश्चनिंग करना जो है आज के दौर में कोई गैर मौज़ब बात नहीं है, और इल्म की जब हम गुफ्तगू करते हैं, इल्म के हवाले से इल्म बढ़ता है। और सोशल साइंसेस है, ये पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, आपकी सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, और सोशल साइंसेस के अंदर एक चीज़ ये होती है कि हर थ्योरी की काउंटर थ्योरी होती है। लेकिन हर काउंटर थ्योरी को आप किस तरह से पेश करते हैं, बैनुस्सतूर तरीके से, बैनुस्सतूर में, या बिटवीन द लाइन्स, ये गेस्ट का और स्पीकर का एक कमाल होता है, कि मतलब तासुर लड़ने का ना जाए। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए, समझने के लिए बैठे हैं। हो सकता है समझ का एक फुकदान हो सकता है, मुझे सामने वाले की बात समझ में ना आए, गेस्ट को मेरी बात समझ में ना आए। तो इस वजह से हम बिल्कुल नया एक पॉडकास्ट ज़ाविये के नाम से लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जो गेस्ट होंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बाकायदा एक सिग्निफिकेंट किस्म की वो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, और सिर्फ कंट्रीब्यूशंस नहीं, उसके लिए बाकायदा ओपिनियन मेकिंग करते हैं। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर आते हैं, पाकिस्तान टेलीविजन, जो पीटीवी है, स्टेट आपका स्टेट ऑन न्यूज़ टेलीविजन, वहाँ जाते हैं। न्यूज़ 99 एक चैनल है जहाँ पे मैं फ्रंट लाइन विद तज़मीन जावेद करता हूँ, वहाँ पे हमारे ये गेस्ट बनते हैं, और फिर मुख्तलिफ जो प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं वहाँ ये जाते हैं, और एक बहुत ही इनकी जो आवाज़ है उसकी बहुत कदर है। लोग इनको इंटरनेशनल अफेयर्स पर बाकायदा मदऊ करते हैं। तो जो शख्सियत हमारे साथ ज़ाविये में होंगे, उनका नाम है साबिर अबू मरियम, जो कि पैलेस्टीनियन फाउंडेशन जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है उसके वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो बहुत शुक्रिया साबिर अबू मरियम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तरमीन भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपने हमने बस ये एक नया आगाज़ कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आप जब टेलीविज़न चैनल्स पे जाते हो, क्योंकि वहाँ तो एक लिमिटेड टाइम होता है ना, लिमिटेड टाइम में मतलब 5 मिनट, 10 मिनट या 15-20 मिनट तक आप बात कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हम एक इलैबोरेटिव किस्म की, यानी ये कि जो बातें मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ वजूहात से नहीं हो सकती, हम यहाँ वो कोशिश यहाँ पे करेंगे करेंगे बिल्कुल। करने की। और साथ-साथ मैं आपसे मुल्क की सियासत पे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप शायद से उस पे इतना कमेंट नहीं करते। तो बिल्कुल आज पहला आगाज़ करते हैं आपके साथ। मुझे ये बताइए साबिर भाई, कि फ़लस्तीन पाकिस्तानियों के लिए क्यों ज़रूरी है? अवाम की तर्जुमानी तो है, अवाम के जज़्बात फ़लस्तीनियों के साथ मिले हुए हैं, हम आहंग हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ अरसे से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि बाकायदा हौसला शिकनी की जाती है उन अफ़राद की, कि जो बाकायदा फ़लस्तीन के लिए बात करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। वो ये बात कहते हैं कि यार उनका मसला है, हमारा मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका तज़मीन जावेद भाई कि आपने ये ज़ाविया का सिलसिला शुरू किया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि हम इसको इसी तरह आगे बढ़ाएँ। ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा चुभती हुई बात है। ये सवाल हमसे भी किया जाता है। कहा जाता है कि भई पहले अपने मसाइल देखो। लॉजिकली ये बात सही है कि हमें अपने मसाइल पहले देखने चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने जो सवाल उठाया है कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखें 3 ज़ाविये हैं। पहला ज़ाविया है कि हम कहाँ रहते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सही।
हमारे बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लामा इकबाल हमारे बहुत ही बड़े मुफक्किर आज़म हैं। अगर हम इनकी थोड़ी-सी भी तारीख़ पढ़ें, इनकी जद्दोजहद को पढ़ लें थोड़ा-सा, तो हमें मिलता है कि बर्र-ए-सग़ीर में जिस वक़्त ये हिंदुस्तान था, तक़सीम नहीं हुई थी, इस तमारियत के शिकंजे में था, उस वक़्त जब फ़लस्तीन पर कब्ज़े की साज़िश की जा रही थी, तो यही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों की हिमायत करते थे। हालाँकि यहाँ तो अभी तहरीक आज़ादी पाकिस्तान अभी जारी थी। ये 1857 के बाद की मैं ये मोटी-मोटी मिसालें पेश कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल भी इसी तरह उन्होंने फ़लस्तीन का सफ़र किया, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन से मिले और ये मज़े की बात मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि आपको पता है कि मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैनी को सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बरतानवी हुकूमत ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था। अच्छा, सही। और इसी दहशतगर्द डिक्लेयर किए हुए को जिसको बरतानवी हुकूमत ने किया है, उसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बर्र-ए-सग़ीर के लीडर हैं, वो यहाँ से फंड जमा करके फ़लस्तीन भेजते थे। अच्छा, सही। फिर यही मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन जब पाकिस्तान बन गया, जब यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए अच्छा, मैं 1948 यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कायद-ए-आज़म उनको फंड भेजते थे, ये कहीं किताब में रजिस्टर्ड है ये बात? बिल्कुल रजिस्टर्ड है, अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट से ओके, सीआईए की एक रिपोर्ट जो है डिक्लासिफाइड हो चुकी है कि हमारे ऑफिस में वो रिपोर्ट भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा, अब मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन का किरदार देखिए, जो कायद-ए-आज़म का वो रिश्ता था उनके साथ ख़त-ओ-किताबत थी। ये तो आम तारीख़ में भी मेंशन है कि कायद-ए-आज़म ख़त-ओ-किताबत करते थे 1922 में, 23 में, 21 में, 25 में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हर इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फ़लस्तीन के मसले पे बात करते थे। हाँ, ये तो है। करारदाद पाकिस्तान के साथ करारदाद फ़लस्तीन आई, 4 करारदादें उस दिन पास हुई थी 1940 में। तो एक पहली यही थी कि बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन, वही। दूसरी फ़लस्तीन के लिए थी। अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन की फिर मोहब्बत और वो रिश्ता देखिए कि जो दोनों का डेवलप हुआ है जब पाकिस्तान बन गया। आपको याद है, आपको तारीख़ में आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, कबायली इलाकों में एक मुज़ाहमत चल रही थी। बिल्कुल चल रही है। वहाँ पर मुफ्ती आज़म तशरीफ़ ले गए। कराची आए थे यहाँ पर मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन कायद-ए-आज़म के इंतकाल के बाद। लेकिन वो यहाँ उनके यहाँ पर हाज़िरी देने के बाद, फ़ातिहा के बाद वो चले गए फाटा की तरफ सही। और कबायली सरदारों से मिले। उन्होंने उनको बताया कि भई ये जिस जगह पे तुम हो, ये पाकिस्तान कोई ऐसी-वैसी कोई रियासत नहीं बनाई गई है। ये इसके बड़े मकासद हैं, ये किसी काम के लिए बनाई गई है। उनको उन्होंने कौ किसने वकालत की? कायद-ए-आज़म के दोस्त ने। अच्छा, यानी वो शख्स ये समझता था कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लिए कितना अहम है और कायद-ए-आज़म ये समझते थे कि मुसलमानों की अलहदा रियासत जो बनाने में जा रहा हूँ, वो फ़लस्तीन कॉज़ के लिए कितनी अहम है, क्योंकि पूरी तहरीक में उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के साथ फ़लस्तीन कॉज़ को भी साथ रखा। ओके। तो ये एक बुनियाद मैं समझता हूँ कि वो लॉजिक के एतबार से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये काफ़ी है। नंबर 2 कि हम वो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सही। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आज मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो इस तरह के नेगेटिव सवाल उठाते हैं, मुझे बताएँ कि अगर आज पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए बनफ़्स नफ़ीस हमारे सामने इस ज़माने में, तो वो क्या करेंगे? क्या वो फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे? इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? क्या नहीं है, फ़लस्तीनी हैं या नहीं है? बिल्कुल वही उनकी विलादत हुई। इलाहा नहीं है। इसी तरह कई हज़ार अंबिया हैं जो सरज़मीन फ़लस्तीन पर तशरीफ़ लाए हैं, अगर सब आ जाएँ, तो वो क्या नहीं, और कहलाएँगे? हदीस का मफ़हूम भी है ना, सरकार ख़बीर मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मुसलमान की हैसियत इस 2 उँगलियों की तरह है कि ग़ालिबन अगर किसी एक को तकलीफ़ हो, जैसे जिस्म के एक हिस्से जिससे में वाहिद तकलीफ़ होती है, बिल्कुल। तो पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है। और यहाँ तक भी है कि खुदा की बारगाह में सुबह की नमाज़ से सुबह की नमाज़ के बाद या नवाफ़िल नमाज़ के बाद, ये नवाफ़िल सुन्नत नमाज़ों से ज़्यादा ये पसंद किया जाता है कि अगर एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान की इज्तिमाई उमूर पर जो है वो फ़िक्र करे। फ़िक्र करें, सोचें और सही। ये भी कहा गया है कि जब आपकी सुबह हो, हुँ। तो अगर आप अपने उमूर मुस्लिमीन से गाफ़िल हैं, तो पैगम्बर गिरामी ने फ़रमाया कि हम में से नहीं वो देखिए शख़्स। समर भाई, यहाँ एक सवाल बहुत से लोग ये भी करते हैं, बहुत आपने इंटरेस्टिंग बातें की हैं। ऑब्वियसली इसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, लेकिन हमें भी इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चल के आते हैं। लोग ये कहते हैं कि जब से ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है, मतलब बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं, अज़रबैजान है आपका, ईरान है, फ़लस्तीन है, सऊदी अरेबिया है, फ़लस्तीन है, कतर है, इनके अपने मफादात भी तो है ना। तो इस नेशन स्टेट्स ने वो जो एक मुस्लिम यूनिटी और मुस्लिम कॉज़ को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये बहुत ही दकीक सवाल है और बहुत ही बड़ी अहम थॉट्स हैं ये कि जो नेशन स्टेट सिस्टम है, देखें बुनियादी तौर पर जो नेशन स्टेट सिस्टम जो इमर्ज हुआ है या डेवलप हुआ है, वो कब हुआ है? सही, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है, सही, जो ज़्यादा हुआ है। उससे पहले होता रहा, वो यूरोप डिवाइड होता रहा, वेस्टफेलिया है, सारी पूरी हिस्ट्री है उसकी, क्या कुछ होता रहा। वक़्त के साथ-साथ यूरोप
डेवलप होता गया, नए-नए मुल्क बनते गए, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा जो डेवलप हुआ वो 1945 के बाद हुआ। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई वो सेंट्रलाइज़ेशन, ठीक है? यानी सेंट्रलाइज़ेशन क्या है? ये यूनाइटेड नेशन है। अब ये यूनाइटेड नेशन तो बन गई, बनी क्यों? इन्होंने कहा पीस कायम करनी, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट, ये सेंट्रलाइज़ेशन है। अब ये सेंट्रलाइज़ेशन के नाम पर इन्होंने क्या किया? जो गरीब थे, हकीकत में इन्होंने इंपीरियलिज़्म को परवान चढ़ाया, ओके। कैपिटलिज़्म को परवान चढ़ाया, ठीक है? और नई-नई थ्योरीज़ आपके सामने ये लाते रहे। एक के अगेंस्ट एक, शुरू में जो आपने बात की कि एक थ्योरी आती है तो उसके अगेंस्ट में काउंटर थ्योरी, तो यही होता रहा। कैपिटलिज़्म आई तो खुद ब खुद उसकी जगह पे वो मार्क्सिज़्म सामने आ गई, फिर सोशलिज़्म निकल आई, इसी तरह लिबरलिज़्म ये लेकर आ गए। ये सारे इज़्म इसलिए आते रहे कि ये जो हमने बुनियाद जहाँ से शुरू की थी, ये उस बुनियाद पे हमला करने आए थे, ये तौहीद का खात्मा चाहते थे। अच्छा। इन्होंने कॉलोनियल सिस्टम क्यों खड़ा किया था? कॉलोनियल सिस्टम की बुनियादी बात क्या थी? पहला स्लोगन क्या था उनका? कि वो दुनिया को ईसाई बनाना चाहते थे। देखिए, इसमें ये बात तो वो खुद एडमिट नहीं करते कि हम दुनिया को सही, वो एक अलग बात है। कुछ जगहों पे जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमने देखा कि हिंदुस्तान में मिशनरीज आए थे, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग इस्तेमारी तो देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो एक तो मुसलमान भी इस्तेमारी हो सकता है कि जो एक्सप्लॉइट करे किसी को, जो बिल्कुल। किसी का इस्तेसाल करे, किसी के वसाइल पे काबिज हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुसलमान सहूनी हो चुका है। सही। इस्तेमारी तो बहुत सही। पुरानी चीज़ हो गई है। आज तो मुसलमान सहूनी हो चुका सही है। ज़ायनिज़्म एक आइडियोलॉजी का नाम है है। ना, आइडियोलॉजी का नाम। आइडियोलॉजी का नाम है। लेकिन फिर मेरे ख्याल से क्रिश्चियनिटी से इसको अगर अटैच अगर हम करें कैपिटलिज्म को, तो ये तज़ाद नहीं है क्या ये? कैपिटलिज़्म को क्रिश्चियनिटी से नहीं कर रहे, हम थोड़ा-सा हिस्ट्री में जा रहे हैं। उसका रब्त थोड़ा-सा चेंज हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सेंट्रलाइज़ेशन है, उसकी शक्ल चेंज हो गई। पहले कॉलोनियलिज़्म था, ठीक है। आजकल हम वो न्यो कॉलोनियलिज़्म की ओके। जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। न्यो कॉलोनियलिज़्म यही है सही कि है। अब उनकी फ़ौजें नहीं उतरती, उनके लोग आकर यहाँ पे राज नहीं करते, लेकिन उनकी थॉट्स राज करते इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए। हैं। इंस्टीट्यूशन के ज़रिए उनके लोग बैठे हुए हैं। जिन ख़ानदानों को उन्होंने 1857 में अपने दरबार में जो ओहदे दिए थे, आज उन ख़ानदानों की तीसरी नस्ल एन्जॉय कर रही है। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। ये और जहाँ-जहाँ पर कॉलोनियल पावर्स रहीं, अफ्रीका के साथ क्या हुआ? सब जगह यही, खुद अमेरिका को इन्होंने कॉलोनलाइज़ किया था। ये सारी हिस्ट्री अमेरिकन हिस्ट्री तो यही है। बिल्कुल, आपने बहुत ही नाज़रीन, ये है बातें और ज़ाविये के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, सवाल भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। उस जवाब के अंदर में से इंशाल्लाह हम कुछ ऐसे सवाल निकालेंगे कि जिससे और इसको हम और एक्सपैंड करें, डिस्कशन को आगे चलते हैं। आपने कहा कि एक हवाला दिया पाकिस्तान के, उसो जो हमारे फाउंडर हैं, बानी हैं क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपनी तकारीर में और फाइनेंस के ज़रिए भी, फाइनेंशियली भी फ़लस्तीन कॉज़ को सपोर्ट किया। लेकिन एक तारीख़ के अंदर एक अलमिया भी तो हुआ है। गोलियाँ भी तो पाकिस्तानी एक जनरल ने चलाई है जॉर्डन में, फ़लस्तीनियों पे। इस पे कुछ रोशनी तो डालें। देखिए, जॉर्डन का जो ब्लैक सितंबर का जो वाक़या है, ये वाक़ईन एक जिसको कहना चाहिए कि हमारे लिए एक जिसको स्याह एक तारीख़ का एक हिस्सा है। बड़ी शर्म की बात है कि ये जो कुछ हुआ था वहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था। पूरी बुनियादी ठीक है, अगर पैलेस्टीनियंस जॉर्डन के अंदर एहतजाज कर रहे थे, वो जॉर्डन हुकूमत उनको किसी भी तरह रोकती, गोली नहीं चलनी चाहिए थी। ओके। गोली चलना, वो भी एक वो मुस्लिम रियासत और मुस्लिम जनरल जो यहाँ से पाकिस्तान से गया हुआ था, ये जो है जिसको मैं समझता हूँ कि ये है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि सिर्फ़ इसको बुनियाद बनाकर हम उन तमाम कोशिशों को जो कायद-ए-आज़म के ज़माने से शुरू हुई और आज तक जारी, नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उन पर हम पर्दा भी नहीं डाल सकते, ठीक है? और फिर हम इस चलें इन दोनों बातों को छोड़ दें, तीसरे पर्सपेक्टिव पे आ जाएँ। फ़लस्तीनियों का पर्सपेक्टिव क्या है? क्या वो इस वाक़ये को अच्छा। एक बनाकर बैठे हुए हैं जिसको कहना चाहिए बहाना? उनको या उनकी याददाश्त में ये वाक़या है। हाँ, ये देखिए उनकी याददाश्त में तो है, मैं ये नहीं कहता कि याददाश्त से निकल गया, याददाश्त में है, लेकिन देखना ये है कि क्या वो इस वाक़ये को हमेशा हाँ। किसी मौके पर हमारे खिलाफ या कहीं पर हमें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हरगिज़ नहीं करते। अच्छा। गज़्ज़ा में आज भी अगर किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाती है, वो पाकिस्तान के की जाती है। मैं अभी आपको बताऊँ, अभी 7 अक्टूबर की जो जंग शुरू थी, इसके दरमियान में जब बमबारी हो रही थी, हमारे कुछ दोस्तों ने साहिल समंदर पर जाकर, फ़लस्तीनी दोस्तों ने, बच्चे थे, नौजवान थे, पाकिस्तानी फ्लैग बनाया। अच्छा। समंदर के ऊपर फ्लैग बनाया, रेत के ऊपर, उसके ऊपर कलर किया, ग्रीन, व्हाइट चाँद सितारा बनाया और नीचे लिखा सलाम मिन गज़्ज़ा, यानी बिल्कुल। गज़्ज़ा की तरफ से सलाम। रिकॉल अब में हो रही है। हमारे फेसबुक हाँ, मैं लगा हुआ। तो ये उनकी मोहब्बत आज भी बाकी है। जब हम ये मोहब्बत देखते हैं तो फिर ये इस तरह के वाक़यात को हम कहते हैं कि इनको तारीख़ में ये खुद ब खुद हज़्फ़ हो जाता है। ये एक स्याह धब्बा ज़रूर है, सही। लेकिन हम इनको लेकर
जिसको कहते हैं ना, वो लकीर नहीं पीट सकते बैठकर। ओके, नहीं लकीर नहीं पीट सकते। ऑब्वियसली एक वाक़या अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से नो डाउट पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान की रियासत ने, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या मिलिट्री डिक्टेटर्स की दौर हो, सिविलियन गवर्नमेंट हो, मिलिट्री गवर्नमेंट हो, फ़लस्तीन के हक़ के लिए आवाज़ तो उठाई। जितना कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठाई है। लेकिन साबिर भाई, हमेशा से आवाज़ें उठी हैं और बाकायदा इस पे खुर्शीद कसूरी साहब जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पे ये बात कही भी कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये कोशिशें की जा रही थी कि इस्राइल को रिकॉग्नाइज़ किया जाए। बिल्कुल। वो कोशिशें, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि उसके पीछे कौन से अनासर थे? और क्या वाक़ई मुशर्रफ साहब जो मरहूम अब हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको ग़नी रहमत करे, क्या वो भी चाहते थे कि इस्राइल से ताल्लुकात कायम हो? 100% वो चाहते थे, और इसका सबूत ये है कि मुझे याद है कि उनकी हुकूमत के ज़माने में मैं लाहौर में था, और एक प्राइवेट टीवी चैनल ने इंटरव्यू किया, तो मुझे भी अपने टीवी चैनल के ऑफ़िस में बुलाया, और खुर्शीद कसूरी साहब भी स्काइप पर ऑनलाइन थे। अच्छा। तो हम दोनों ही थे। तो खुर्शीद कसूरी साहब ने वहाँ पर इस तरह की बातचीत की, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया। मैंने कहा, मुझे पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात बनाने के लिए कोई एक फ़ायदा बता दें, कि भई पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा। वो नहीं बता सकी। लाइव शो था। मैंने बार-बार उनसे शो में पूछा, मैंने कहा, भाई कसूरी साहब, आप तो बहुत हाई लेवल पर रहे हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ। मैं उस वक़्त शायद मास्टर्स कर चुका था। एमफ़िल भी नहीं किया था उस वक़्त मैंने। तो मैंने उनसे कहा, मैं तो बहुत छोटा-सा तालिब इल्म हूँ, बच्चा हूँ। मुझे सिर्फ़ एक बताएँ कि पाकिस्तान और ये गासिब इसराइल, जियोग्राफ़िकल हमारा क्या बनता है? जियो स्ट्रैटेजिकल हमारा कोई बनता हो, या कोई स्ट्रैटेजिकल कोई हमारा फ़ायदा बनता हो, तो वो बता दें। उन्होंने एक भी नहीं बताया। वो इधर-उधर करने लगे, नहीं इसराइल यूँ और इसराइल, तो मैंने कहा, इसराइल सब कुछ। तो इसराइल 2006 में जंग भी तो हारा ना वो लेबनान में। तो मैंने उनसे पूछा, वो फिर खामोश हो गए। तो खुलासा ये है कि इनके पास कोई दलील नहीं है। मुसीबत यही है, जो मैंने पिछली बात की थी, कि जो कॉलोनियल सिस्टम से जो पॉलिटिकल सिस्टम हमारे पास वो लेगेसी आई है, ये लेगेसी हमें ख़राब कर रही है, कि हमारे जो आ जाते हैं हमारे ऊपर ये कुछ लोग, वो अपने मफ़ाद की खातिर वो अमेरिका को खुश करें, नहीं, खुल के कहता हूँ मैं तो, वो अमेरिका को खुश करने के लिए इस तरह के काम। नहीं, लोग जो इसके हिमायती हैं कि दैट वी शुड एक्सटेंड आवर रिकॉग्निशन टू इज़राइल, उसकी वजूहात ये कहते हैं क्योंकि तासुर यही है कि इज़राइल और अमेरिका बहुत करीब हैं। तो अगर इज़राइल से, जैसे अब्राहम अकॉर्ड हुआ, अभी ट्रम्प साहब के दौर के अंदर, मैंने आपसे अपने प्रोग्राम्स में भी इस पे बहुत बात भी की है, लेकिन आज हम और उसको और खोलते हैं इसको कि अब्राहम अकॉर्ड में हमने देखा यूएई ने रिकॉग्नाइज़ किया, और फिर वो ये समझते हैं अमरीकी कि इसके ज़रिए से दुनिया, ख़ासतौर पे मुस्लिम दुनिया के अंदर रेडिकलाइज़ेशन की जो की वेव है वो ख़त्म हो। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से भी, जो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं जिसके प्रोपोनेंट्स हैं, हिमायती हैं कि इसराइल और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी जो मुश्किलात हैं वो हल हो सकती हैं। सलीम भाई, ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूँ, कि जो इस्तेमारी लेगेसी में हमें मिले हैं। सही। ये उन्हीं की औलादें हैं जो हम पे राज कर रही हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। पाकिस्तान में क्या नहीं है आप बताएँ? तमाम कुदरती ज़खायर हैं, तमाम ताकत है, अवाम है, सब कुछ है यहाँ पर। सिर्फ़ एक अच्छी लीडरशिप नहीं है। उसकी वजह से इस तरह की बातें उठती हैं। देखिए, जो आपने फरमाया, कि जो आपने जो मिसालें दी, मुझे बताएँ कि हमें ये 1947 में भी कहा गया था कि अमेरिका से दोस्ती कर लो, ये फ़ायदा मिलेगा, ये मिलेगा। आज 76 साल गुज़रने के बाद, मैं आज ये सवाल कर रहा हूँ कि मुझे बताया जाए कि अमेरिका से दोस्ती के बाद पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? ये अमेरिका तो आज भी वो इंडिया को नवाज़ रहा है। ये अमेरिका तो आज भी पाकिस्तान के वो दुश्मनों को नवाज़ता है। पाकिस्तान को क्या नहीं, मिला? लेकिन क्या अमेरिका ने यूएस एड के ज़रिए पाकिस्तान को नहीं नवाज़ा बहुत? वो इतने इतने काम एनजीओज़ उन्होंने बना लिए हैं। जी, बिल्कुल। वो जो एनजीओज़ उन्होंने बनाई, वो भी जो काम कर रही हैं, वो भी हमें और आपको पता है कि वो अपने मफ़ाद के लिए कर रही हैं। उसमें हमारा क्या मफ़ाद है? कौमी मफ़ाद। अगर चंद लोग लेकिन साबिर में कौमी मफ़ाद तो किसी भी वक़्त बनाया जा सकता है ना, कि ये नेशनल कौमी इंटरेस्ट नहीं है। मफ़ाद हमने बनाया जब वॉर ऑन टेरर हुई, बस। हमें उन्होंने डॉलर्स दिए। यहाँ पर दहशतगर्दी आ गई। हमारे 1 लाख लोग तो हमारे मारे गए ना। हमारे फ़ौजी जवान मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए, एफसी के जवान मारे गए, हमारे आम शहरी, डॉक्टर्स, इंजीनियर, बच्चे स्कूल के, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में धमाके, मसाजिद, इमाम बारगाहों में धमाके। ये सब हमें उन डॉलरों की एवज़ मिला, क्योंकि हम उनकी वॉर लड़ रहे थे। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, कि जब हमें अमेरिका जैसे मुल्क की दोस्ती से कुछ हासिल नहीं हो रहा, यानी वो चीज़ तो हासिल नहीं हुई ना जहाँ हमें होना चाहिए था आज। 77 ईयर्स में आज हमें कहाँ होना चाहिए था? अगर अमेरिका जैसा हमारा दोस्त है, कि जो सुपर पावर है, सो कॉल्ड, तो हम कहाँ होते आज? हमें तो बहुत कहीं आगे हो जाना चाहिए था ना आज। देखिए, हम इसमें थ्योरी ये है, थ्योरी इसमें कौन नहीं है। डॉक्टर इशरतुल हुसैन साहब, उनकी किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। उनके बकौल 1990s तक, 1990 तक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की थी।
मतलब वो ये भी हवाला देते हैं कि एवरेज 6% पे पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, और जैसे अयूब खान का दौर जिसको आप कहते हैं कि डेकेड ऑफ ग्रोथ के हवाले से कहा जाता है, फिर 90s तक था, फिर 90s के बाद फिर से जब ये सियासी जो पॉलिटिकल एक तरह से चेयर्स शिफ्ट करना कि कभी किसी को लाके बैठा दिया, कभी किसी को लाके बैठा दिया, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो दौर था, कभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, कभी बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइजेशन हुई। तो अमेरिका के हवाले से लोग ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका की मदद की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। वो उसको सियासी वजूहात और जो आपके अंदरूनी जो करप्शन के मामलात हैं, उससे जोड़ते हैं। ठीक है, ये बात चलें मानते हैं, मेरी वो बात पहले मैं कंप्लीट करूँ कि जब अमेरिका के साथ दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं, तो इसराइल जो कि लॉजिकली गलत है, वो इलेजिटिमेट है। सही। यानी हम किस थ्योरी पे बने हैं? हमारी थ्योरी क्या है? टू नेशन थ्योरी। गासिब इसराइल जो बना है, वो बाहर से लोगों को लाके बसाया गया है। वो हमारा आइडियोलॉजिकल वो दुश्मन बन गया है और वो भी ये जानता है। अब ये हमें चाहते हैं कि हम एक नज़रियाती दुश्मन के साथ हाथ मिला लें और अपने नज़रिए को दफ़न कर दें। साबिर भाई, यहाँ पे एक सवाल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन एक सवाल पैदा होता है। तो यही बात दूसरे मुसलमानों को क्यों नहीं समझ में आई कि जो अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन किया? अब ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब्राहमिक अकॉर्ड जिन लोगों ने साइन किया, वो अरब हैं। हमारी पॉलिसी किसी अरब के साथ तो वो जो है वो नत्थी तो नहीं है ना, या कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो अरब करेंगे वो हम करें। अरबों के पास कायद-ए-आज़म नहीं है, मैं ये कहता हूँ। अगर अरबों के पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जैसा लीडर होता, तो ये अरबों की हालत भी कुछ और होती। लेकिन हमारे पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हैं, जिन्होंने उनकी पूरी हिस्ट्री है, कभी आप इस पे बात करें, हम पूरा प्रोग्राम इस पे करेंगे। एक-एक दिन में उन्होंने क्या कहा, किस वक़्त उन्होंने क्या करेंगे किया, इंशाल्लाह। डॉक्टरों को उन्होंने क्या हिदायत दी, अवाम को क्या हिदायत दी, सिर्फ़ फ़लस्तीन के लिए। अल्लामा इक़बाल का दर्द क्या था जो फ़लस्तीन के लिए उन्होंने जाके वहाँ पे वो सफ़र भी किया। क्यों उन्होंने कहा कि है ख़ाके फ़लस्तीन पे अगर यहूदी का अगर हक़ है, ये हिस्पानिया पे हक़ नहीं क्यों अहले अरब का? इस शेर के अंदर पूरे का पूरा मसला फ़लस्तीन आया हुआ है। लेकिन यानी मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो बात है, हम कहाँ पर थे कि ये अमेरिका की वजह से मुआशी मुश्किलात नहीं थी, ये नहीं थी। करप्शन। अब ये जो करप्शन वाली बात है कि आपने जो फरमाया कि जो किताब में उन्होंने कहा कि ये सियासी, ये बात सही है कि सियासी ये उखाड़ बिछा। आखिर ये करप्शन भी कहाँ से आई है? मैं ये स आप कहेंगे हर चीज़ का ब्लेम उन पे डाल रहा हूँ। देखिए, हम कॉलोनियल सिस्टम से पैदा होकर निकले हैं। ये लेगेसी है उनकी। वो जाने से पहले ये छोड़ कर गए, करप्शन वो छोड़ कर गए, चोर-बाज़ारी वो छोड़ कर गए, वो कमज़ोर सियासी निज़ाम वो छोड़ कर गए। ताकि अब वो निकल रहे हैं तो उनकी जगह पे ऐसे लोग आते रहें जो हमारे मोहताज नहीं हैं। तो कौमों की तरक्की के लिए कितने साल कुर्बानी दरकार देना पड़ता है। दरकार होंगे कि हम उस जो कोलोनियलिज्म के जो इफेक्ट्स जो हम पे हावी हो गए, उससे निकल के एक तरक्की की राह पे जाएँ। इनके 77 साल हुए हैं ना और पाकिस्तान को कुछ बने। छोटे-छोटे मुल्क हैं, मैंने आपके आखिरी प्रोग्राम में भी मिसाल दी थी, वेनेज़ुएला है, कोलंबिया है, क्यूबा है, ठीक है? इसी तरह बोलिविया है, ब्राज़ील है और पता नहीं कितने इस तरह छोटे-छोटे मुल्क हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, आप जाके देखें। उनके पास क्या है? हुँ। वो खड़े हुए हैं वो। क्यों? कुर्बानी देने का जज़्बा है। खड़े होना जानते हैं, लीडरशिप बड़ी मज़बूत है। आप वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट को देखें, बिल्कुल। उसका कभी प्रोटोकॉल देखें, कितनी गाड़ियाँ, उसके बाद 2 गाड़ियों में चलता है वो। उसको 5 दफ़ा अमरीकी कत्ल करने की कोशिश कर चुके हैं, सीआईए। और यहाँ पर आप देखें हमारा क्या हाल है। क्योंकि हमने अंग्रेज़ों को देखा है कि अंग्रेज़ इस ठाट-बाट से चलते थे। ये जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिखाए जाते हैं, ये भी बड़ी मैं एक मुतनाज़ किस्म की बात करने जा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्या हैं? ये फ़िरौनियत सिखाते हैं इंसान को, ये इंसानियत नहीं सिखाते। हम जो सीखते हैं, जो हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, जहाँ से बात शुरू हुई थी पहली, जो इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें कहता है कि सियासत खिदमत है। आपने कमिश्नर बनना है, आपने एसी बनना है, आपने फलाँ बनना है, आपने अफ़सर नहीं, खिदमत अब ही तो है पाकिस्तान में। ये कौन छोड़ कर गया है? यही सवाल है। ये कॉलोनियल ये तो हिंदुस्तान क्यों निकल आया इससे बाहर? हिंदुस्तान भी नहीं निकला है, वहाँ पे भी ये मसाइल हैं। ऐसा नहीं कि वो निकल आया। हाँ, कुछ चीज़ों में देखें वो दुश्मन की भी हमें वो नज़र रखनी चाहिए। अगर हम उसे वो दुश्मन भी मानते हैं अपना, तो हमें उसको देखना चाहिए, उसको वो कहाँ जा रहा है। आईटी में बहुत आगे चला गया वो। हम लाख चाहे इनकार करें, हम नहीं कर सकते, कैसे कर लें? एक फैक्ट डेवलप हो गया है कि भई वो आईटी की दुनिया में वो बहुत आगे चला गया। बूम है वहाँ पे। बूम है, आप तो वहाँ अभी उसकी ग्राउंड को भी नहीं, टच नहीं कर बहुत रहे हैं। दूर है, बहुत फ़र्क बहुत दूर है है। ना। ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। लेकिन बाकी चीज़ें, वो करप्शन वहाँ पे भी है। बिल्कुल है। पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन, झगड़े, फ़साद, हर चीज़ वहाँ पर है। सिस्टम तो चल रहा है ना, सिस्टम तो चल रहा है, मतलब 5 साल की हुकूमत तो करती है ना वहाँ पे बोले। अच्छा, साबिर साहब, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ हमास की मुखालफत में, और ये सवाल बिल्कुल बनता भी है। क्या हमास की तहरीक जायज़ है पूरी? इसका जवाब
बहुत ही आसान है। तहरीकें किस तरह जायज़ होती हैं? जब आप अपने घर से तहरीक शुरू करते हैं। हमास कौन है? फ़लस्तीनी है। वो कहाँ रहते हैं? वो गज़ा की पट्टी में रहते हैं, फ़लस्तीन में रहते हैं, मगरिबी किनारे में रहते हैं। किसके लिए तहरीक चला रहे हैं? अपने हक़ के लिए। अगर आपको याद हो 2006 में हमास ने इलेक्शन लड़ा है। तमाम लोगों ने उनको वोट दिया है। उनका प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया जो शहीद हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसका मतलब है कि जो लिबरल जो थ्योरीज़ हैं, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है जिसमें, वो डेमोक्रेसी की डेफ़िनेशन पे भी पूरे आते थे। लेकिन आप क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको तस्लीम नहीं किया, क्योंकि उनकी पसंद की डेमोक्रेसी नहीं थी। जहाँ उनकी और पसंद की हुकूमत में आ भी चुके हैं वैसे, सही है। ठीक है, अब अगर वो हुकूमत में भी हैं, उनको लोग वोट भी देते हैं, तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? जायज़ होने के लिए और क्या चाहिए? मैं ये मगरिबी ज़बान में ही बता रहा हूँ, जो वो समझें। ये उन्हीं की ज़बान में जवाब है। दूसरा, जायज़ होने की सबसे बड़ी वजह कि वो इस ज़मीन के बाशिंदे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पर वो बड़े हो रहे हैं, यहीं अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, यहीं उन्होंने वो कब्ज़ा देखा है। तो वो अपने हक़ के लिए लड़ना यूनाइटेड नेशन की रेज़ोल्यूशन 3246 मेरे ट्विटर पे पिन्ड है। पिन ट्वीट मेरे ट्विटर अकाउंट पे अपने वो मैंने छोड़ी हुई है। रेफ़रेंस है बहुत बड़ा, यूनाइटेड नेशन की। यही यूनाइटेड नेशन जो कुछ नहीं कर पाती बिलाखिर उसकी रेज़ोल्यूशन है 3246 कहती है कि अगर आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाए, बाहर से आकर कोई कोई इसको ऑक्युपाइड कर ले तो आपका लेजिटिमेट राइट है कि आप ना सिर्फ़ रेज़िस्टेंस करें बल्कि वो मुसल्लह रेज़िस्टेंस करें। अच्छा, ये रेज़ोल्यूशन अच्छा। कह रही। तो ये तो हर तरीके से जायज़ है। पता है लेकिन इंटरनेशनल ये कि ये जितनी भी रेज़ोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस की ये जो जितनी भी बड़ी कुव्वतें हैं, ये अपने हिसाब से फिट करती हैं। फिट करती हैं। डेमोक्रेसी की डेफ़िनेशन इनकी अपनी है। अमेरिका में डेमोक्रेसी की डेफ़िनेशन उनके लिए अपनी है। पाकिस्तान पे जब प्रेशर डालना होगा तो यहाँ उनके पास जो नारे हैं वो ह्यूमन राइट्स का नारा है, वो डेमोक्रेसी का नारा है, वो करप्शन का नारा है। वो आपके ऊपर आकर आपके अंदर मुदाखलत करेंगे। उनका काम क्या है? आप उनकी 200 साल की हिस्ट्री पढ़ें ना। हमास के बारे में सोचने से पहले आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें कि जो हमास के वो दुश्मन हैं। 200 साल की अमेरिका की हिस्ट्री में आपको मिलेगा दहशतगर्दी, दहशतगर्दी को प्रमोट करना, दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर सियासी और फ़ौजी मुदाखलत करना, हुकूमतों को गिराना, टॉपल करना, ये सारा उनकी हिस्ट्री में है। वियतनाम, हिरोशिमा, नागासाकी, जापान, ये अपना ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, ये सारी मिसालें आपके सामने हैं। खुद इनको छोड़ दें, मिडल ईस्ट को छोड़ दें, इनके अपने पड़ोस में देख लें। जनूबी अमेरिका के मुल्कों के साथ इन्होंने क्या किया हुआ है। वेनेज़ुएला की फिर मिसाल देता हूँ। सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा उनके पास है। बदमाशी है अमेरिका की, कहते हैं नहीं निकालने दूँगा तेल। तो हमास हर लिहाज से लेजिटिमेट है, बल्कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल पावर है, नॉट ओनली रेजिस्टेंस, दे आर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फोर्स है वो। तो फिर आपकी बात से मैं ये मतलब निकाल रहा हूँ कि जो महमूद अब्बास साहब है ये इलेजिटिमेट है। नहीं, महमूद अब्बास साहब को मैं इलेजिटिमेट नहीं कहता, इसराइल इलेजिटिमेट है। महमूद अब्बास साहब को क्योंकि पीएलओ हुँ, के नेशनल एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ओस्लो अकॉर्ड की वजह से, क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड पे फ़लस्तीनियों ने इन्होंने साइन किए थे, अल-फतह ने। तो अल-फतह उस वक़्त नुमाइंदगी कर रही थी, लेकिन अब सूरत-ए-हाल अल-फतह के हाथ में नहीं, अब लीड हमास कर रही है। अब इंटरनेशनल पावर्स को हमास के साथ डायलॉग करना पड़ते हैं, वो अल-फतह के साथ नहीं करते। उस ज़माने में अल-फतह से करते थे। तो अल-फतह की रिस्पेक्ट ये है कि जब उन्होंने ओस्लो पे साइन कर दिए, तो उसके मुताबिक ये उनकी जो पपेट टाइप की जो रेजीम बनी थी छोटी-सी, वो बन गई। लेकिन फिर उसने किया क्या? अच्छा आप देखें ना उस रेजीम ने क्या किया? क्या उसने फ़लस्तीनियों को फैसिलिटेट किया आज तक? यासिर अरफ़ात भी मार दिए गए, स्लो पॉइज़न कर करके उनके। बाकी आप मानते हैं उनको असैसिनेशन हुई उनकी? इसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, अच्छा, लेकिन मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि बिल-आखिर उनको मारा गया होगा। ये इसराइल से कोई नहीं कोई ऐसी खैर की थ्योरीज़ एग्ज़िस्ट कर रही हैं। बिल्कुल, इसका खुद फ़लस्तीनियों के दरमियान भी इस तरह की बातचीत पाई जाती है कि जी। उनको बहरहाल हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यासिर हाँ, अरफ़ात ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बहुत रिस्पेक्ट दी है उनको। एक ज़माने में बहुत बड़े मुजाहिद थे, बड़ा उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में वो ट्रैप हुए, जो भी हुआ, उसमें हम उनको तनकीद नहीं करते क्योंकि देखिए फ़लस्तीनी कॉज़ सबसे ऊपर है। खुलासा मैं जो कहना चाहता हूँ, वो ये था कि पहले वो करते थे लीड, तो उनके मुताबिक जो उन्होंने फ़ैसला किया, फ़लस्तीनियों ने एहतराम किया, लेकिन उस एहतराम का जवाब क्या मिला? इन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन जब हमास लीड करने लगी, तो लोगों ने हमास को पसंद किया, हमास को वोट दिए। ये इस बात का सबूत था कि लोग उधर से बेज़ार हो गए। ज़रूरी नहीं कि लोग ऐलान करें कि भई हम आप पे लान-तान करते हैं। नहीं, लोगों ने अपने वोट से फैसला किया कि हम आपके ठीक साथ है, नहीं हैं। ठीक है। अच्छा एक राय है और वो राय बहुत मुस्तहकम है। 7 अक्टूबर से पहले कुछ खबरें थी कि
हो सकता है कि इसराइल और अगर अब्राहम अकॉर्ड उस लेवल पे जाता कि इसमें सऊदी अरेबिया के हवाले से अब हतमी बात हो गई थी कि ये अब रिकग्निशन हो जाएगी। इनफैक्ट यहाँ तक की खबरें आई थी, आप उसकी तस्दीक भी कीजिएगा क्योंकि आपको ज़्यादा इतलात होती है कि नियोम जो सऊदी अरब का शहर है वहाँ पे कोई इसराइली ऑफिशियल गया था देख। अच्छा, और 7 अक्टूबर से पहले ये भी खबरें हो रही थी कि फ़लस्तीनियों के लिए मुआशी इस्लाहात भी लाने के हवाले से सोचा जा रहा था, उनको बाकायदा रोज़गार फराहम करने की ज़रूरत थी। अच्छा, बहुत मैं अभी ये बात तो नहीं करना चाह रहा कि कौन सही था या कौन गलत था। मैं एक सवाल ये कायम ये करना चाहता हूँ कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो कदम उठाया, क्या अगर हम उसको आज देखें, 1.5 साल हो गए उसको, जिसमें 65,000 शहादतें फ़लस्तीन के अंदर हुई हैं। क्या वो सही कदम था? क्योंकि देखिए सिविलियंस मुझे नहीं मालूम कि यूनाइटेड नेशंस की डेफिनिशन में सिविलियंस जो अनआर्म्ड हैं, क्या आप उनको दुश्मन कर डालेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इस्लाम तो ये नहीं कहता, इस्लाम तो यही कहता है कि अगर काबिज़ भी कोई है, आपकी जंग तो उसी से होगी जो आपको मार रहा है ना। बिल्कुल लेकिन यस। ये तो हकीकत है। हो सकता है इसराइल की तरफ से फैब्रिकेशंस भी हो उसके अंदर, एग्ज़ैजरेशंस भी हो, मुबालगा-राई भी हो। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप किसी अनआर्म्ड आदमी को या इंसान को मार रहे हैं, तो ये तो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये बात। सही बात है। पहली बात शुरू करते हैं कि जो आपने कहा कि फैसिलिटेट करने की बात हो रही थी, ये बात सही है। हमास के कुछ लोग डायलॉग में थे, मुज़ाकरात में थे, बातचीत हो रही थी, इसराइल की ऑफ़र थी। ये 4 साल पुरानी बात है। इसराइल ने ये ऑफ़र की थी कि हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, मुआशी इस्लाहात देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। आप ये गज़ा से दस्तबरदार हो जाएँ। आज जो आप सुन रहे हैं ना कि अमेरिकन बूट्स वो गज़ा पे आना चाहते हैं, ये उस वक़्त चाहते थे। हमास ने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी अपनाई, बहुत ही सीक्रेट। उन्होंने डायलॉग शुरू किए, करते रहे, उनको एंगेज रखा और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इसराइल हमें खाली करना चाहता है। जब उनको ये पता चल गया कि इसराइल हमें हर हाल में यहाँ से मुआशी इस्लाहत देने के बाद इधर हम पे कार्रवाई करेगा और हमारा ये गज़ा हमारे हाथ से सब छीन लेगा। मतलब उनके पास ये इंटेलिजेंस थी ये कि ये मुआशी इस्लाम बिल्कुल, ट्रैप है बिल्कुल। और उसके बाद इसराइल जो है वो ये सब अच्छा। लेकिन इस्लाम का मैं सवाल लीजिए वो मैं इस्लाम देता हूँ। नहीं, एक और भी जी, जी। जी सवाल तो वो तो है, दूसरा वाला लेकिन कायम यहाँ ये करना चाहता हूँ जो हमने सुन्नत नबवी की जो चीज़ देखी है, प्रीएम्प्टिव मूव्स जो होती हैं वो बहुत कम उन्होंने सरकार की ज़ात ने लिया है क्योंकि ऑब्वियसली हम वही रोल मॉडल लेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अभी कोई वाक़या हुआ नहीं था, बिल्कुल, तो हमने कैसे अंदेशा कर लिया कि वो ऐसा करेंगे? यही पॉइंट है, मैं इधर ही आ रहा हूँ। पहली बात, मुज़ाकरात हो रहे थे, इसराइल इनको ट्रैप कर रहा था, इन्होंने इसराइल को ट्रैप किया। जब इनको पता चला कि ये हो रहा है, इन्होंने 7 अक्टूबर की प्लानिंग शुरू कर दी। ये नहीं था कि 7 अक्टूबर को करना है, बस एक प्लानिंग शुरू की कि भई एक काम करना है इतना ही बड़ा जो इसराइल सोच रहा है, ताकि वो हमें धकेले, हम अपनी एक स्पेस बना लें कि हम धकेले ना जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने ये बात की कि क्या इस्लाम ये इजाज़त देता है कि हम प्रीएम्प्टिव पहले से कर दें। देखें, ये कोई अभी से तो नहीं हो रहा है, 1948 से फ़लस्तीन पे कब्ज़ा है, कत्ल-ओ-गारत है, जेनोसाइड है, बच्चों का कत्ल है, ख़वातीन का कत्ल है, हज़ारों लोग गासिब इसराइल की जेलों में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, खुराक नहीं है। भूख-प्यास से उनके ढाँचे जिस्म के गलते-सड़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई एक दिन की स्टोरी तो नहीं है ना। ये 7 अक्टूबर की स्टोरी नहीं है। ये 1917 से शुरू होती है। ये 1916 से शुरू होती है जब साइक्स-पीको पैक्ट बना था। जब बेल्फोर डिक्लेरेशन आया था, जब यूनाइटेड नेशन की रेज़ोल्यूशन 1947 में आई थी। ये तक़सीम और ये सारी उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ थी, जो आज 77 या बल्कि 100 ईयर्स पे आ जाके यहाँ तक पहुँची हैं, कहाँ तक कि उनको 7 अक्टूबर को ये काम करना पड़ा। प्रीएम्प्टिव नहीं कहेंगे, ये उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। उस चीज़ का ठीक है, रिस्पॉन्ड किया है जो 76 साल से वो फेस कर रहे थे। ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 आपने जो बात की थी कि सिविलियंस को मारना। सिविलियंस को देखें, यहाँ पर जो इसराइली हैं, इस पे मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ आपको, 2 बातें करता हूँ, शायद आप मुत्तफ़िक हों या ना हों। नंबर 1, जितने भी सहूनी हैं, आबाद हैं यहाँ पर, 98% सारे के सारे ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड जिसको कहना चाहिए वो मुसल्लह ट्रेनिंग याफ़्ता हैं। उनके यहाँ ये शामिल है उनके निसाब में कि वो एक ख़ास उम्र से ही बच्चों को असले की ट्रेनिंग देते हैं और ये फुटेजेस भी आप ये देखते नहीं, होंगे सोशल असले मीडिया। की नहीं साहब साहब असले की ट्रेनिंग देने का अलग मामला ही नहीं। असले की ट्रेनिंग सब रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए। असले की ट्रेनिंग मैंने लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि वो उनको एक मुसल्लह ट्रेनिंग देते हैं और उनको ये बताया जाता है कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। उनके नज़दीक सेहुनिज़्म की जो फ़िक्र उनको दी जाती है कि इनको कत्ल करना कोई गुनाह नहीं है। जब एक बच्चा इस परवरिश के साथ बड़ा होता है, तो ये ऐसे हज़ारों वाक़यात मैं आपको दिखा सकता हूँ, गिनवा सकता हूँ कि चलते-फिरते सड़क के ऊपर हमारी फ़लस्तीनी माँओं-बहनों के साथ बदतमीज़ी की गई। ये नौजवान उनके लड़के, उन पे हमला करते हैं।
लोगों को कत्ल करते हैं, उनके ऊपर वारदातें करते हैं, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, दर्जनों वाक़यात हैं, आप अभी उठाएँ, अभी आपको मिल जाएगा। ये एक तसलसल है। जब ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिविलियन नहीं है। सेकंड जो मेरा पॉइंट है, जो पर्सपेक्टिव है, 7 अक्टूबर को जो हुआ है, वो इनके 8200 यूनिट के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है। ठीक है, वो मामूली लोगों के ऊपर नहीं हुआ है। ठीक है। ये सारे कोई सिविलियन नहीं थे, ये फ़ौजी थे, अच्छा। ये मुसल्लह लोग थे, ये जासूस किस्म के लोग थे। इनको आप सिविलियन की कैटेगरी में नहीं ला। नहीं, लेकिन कुछ रॉयटर्स की क्योंकि उस ज़माने में मैं एक अखबार से मुंसलिक था, तो हमने जो तस्वीर जो देखी थी, वो बिल्कुल ही ग्राफ़िक फुटेजेस थी। उसके अंदर हमने बाकायदा एक मोटरसाइकिल से गिरा हुआ एक इंसान भी देखा था। सही। उसके अंदर हमने कुछ मतलब मैंने ख़वातीन को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसा तासुर लग रहा था कि बाकायदा सिविलियंस पर ही उनका अटैक हुआ है। देखें, जो 8200 यूनिट है, वो क्या है? वो खुद बहुत ही एक हसास तरीन सीक्रेट यूनिट है इसराइल का, जहाँ के जो ये गज़ा के अंदर इनका सब क्वार्टर था, जहाँ से पूरे एशिया की प्लानिंग करते थे, जासूसी करते थे, नेटवर्किंग थी इनकी पूरी। वहाँ क्या सिविलियन काम करते थे? सारे फ़ौजी काम करते थे। सार्जेंट से, मेजर से, ब्रिगेडियर से, पूरा सर्वर इन्होंने वहाँ से उठाया। तो अगर आप इस चीज़ की पूरी नफ़ी नहीं, करते हैं कि मैं सिविलियंस नहीं मारे कोई गए? नफ़ी नहीं कर दे कि मारे नहीं गए। देखिए, ये कोलैटरल डैमेज भी थ्योरी आप ही ने दी है ना। अगर इसमें कोई 2-4 लोगों को नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंटेंशनली 1300 किया। फिगर इसराइल देता है। तो 1300 वो हैं जो इस जंग में अब तक मारे गए हैं, वो उनकी देता है। ये इनकी नहीं देता जो उस दिन मरे थे। उस दिन तो इससे ज़्यादा मरे थे, और वो सारे 8200 यूनिट के अंदर मारे गए थे, कि क्योंकि वहाँ नहीं साहब साहब, इसके पास फंक्शन चल रहा था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके पास इन सब चीज़ों देखिए, का? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो इस वक़्त यही है कि जो वहाँ के मकामी जो तहरीक के लोग हैं, उन्होंने ये फिगर्स कोट किए हैं। ये फिगर्स उन्होंने इस वक़्त इंटरनेशनल मीडिया पे बताई हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे वो डॉक्यूमेंटेड है, बहुत सारी जगहों के ऊपर, कि जिसमें नहीं, उन्होंने इसमें आप ये बात कह रहे हैं ना कि मोस्टली उसमें मिलिट्री के लोग मारे गए हैं मोस्टली मारे गए। देखिए, और सिविलियंस मारे गए, तो उसकी उसका ब्रेकडाउन आपके पास कोई इसका सबूत है? बिल्कुल है। मैं जो दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ, वो ये है कि कुछ सिविलियंस अगर आ गए थे कब्ज़े में। देखिए, जब रश लगता है, हंगामा होता है, पता नहीं चलता क्या है। आपको याद होगा कि जंग के आगाज़ में ही कुछ कैदियों को हमास ने रिलीज़ किया था। किया था। वो किसी डील के बगैर किया था। ये हमदर्दी थी, क्योंकि जब उन्होंने जाँच कर लिया कि इनका उनसे ताल्लुक नहीं था, ये मुग़ालते कुछ में आ गए, ख़वातीन भी तो अगवा हुई थी ना। तो छोड़ा ना उनको। उनको छोड़ दिया ना, लेकिन जो फ़ौजी बैकग्राउंड रखते थे, उनको आज तक नहीं छोड़ा। और अब भी अगर आप नोट करें, जब हमास उनको छोड़ती है, तो उन्हें फ़ौजी लिबास पहना के छोड़ती है। इस बात का ये सबूत देते हैं कि ये फ़ौजी हैं। आप लाख अपने मगरबी मीडिया पे कहते रहें कि नहीं ये सिविलियन है, वो फ़ौजी हैं। अब उनके लिए कौन आ रहा है वहाँ से? अब उनके रिकॉर्ड खुल रहे हैं ना सारे। उनका बैकग्राउंड खुल रहा है, उनके नामों के साथ वो लिखा जा रहा है कि कोई सार्जेंट है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो ये चीज़ें खुल रही नहीं, हैं ना। अच्छा, अब ये तो आपने चले देखिए, हमास के ऊपर ये ब्लेम लगा देना कि अगर चंद एक लोग उसके साथ आ गए, वो इसराइल के 100 साला मज़ालिम, 100 साला जेनोसाइड को बैलेंस नहीं कर सकता। मुमकिन है कि कहीं पे मिस्टेक हो गई हो, बाय मिस्टेकनली कोई थोड़े से लोग आ गए हों या मारे भी गए हों। जब कोलैटरल डैमेज के अंदर आप हज़ारों लोगों को मार के भी कहते हैं कि ये कोलैटरल है, तो यहाँ अगर 10-20 को नुकसान हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं है। ये जंग है फिर, क्योंकि इस जंग का शुरू करने वाले आप हैं। इसकी ज़िम्मेदारी आप पर है, कब्ज़ा आपने किया है। आप उनको निकाल के लाए थे दूसरे मुल्कों से, यहाँ ठीक बसाए है, थे। ये बात आपने क्लियर कर दी। बट इफ यू सी द थिंग्स रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी ये कि अगर हम 7 अक्टूबर को देखें, उसका उस इक़दाम को देखें और अब जाके जो 42 रोज़ा सीज़फायर जो हुआ है, खबर तो यही है ना सर, कि गज़ा तो पूरा तबाह हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। 65,000 शहादतें हो गई बिल्कुल। हैं। तो बहुत से लोग तो ये बात कहते हैं, जो उसमें देखें, हो सकता है कि मुखालिफ कोई बात करता है तो उसकी पीछे कोई बदनीयती ना हो। बिल्कुल, वो तो ये कह रहा है कि वो कदम जो उठाया गया था हमास की तरफ से, वो अहमकाना था वो। सही बात है। देखें, ये बात मादी एतबार से सही है। ज़ाहिरी एतबार से ये बात सही है कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया है, हमारे लोग ज़्यादा शहीद हुए हैं, पूरे का पूरा वो गज़ा हमारा तबाह हो गया है। बहुत बड़ा डैमेज है, जिसकी यानी अल्फ़ाज़ के अंदर और माज़रत कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे यहाँ तक मैंने सुना, जो हम हमास को, उस कदम को, इक़दाम को सपोर्ट करते हैं पूरी तरफ से, वो कहते हैं कि ये जो 65,000 लोग शहीद हुए हैं, तो आप एक और फ़िगर भी उठा लें कि पूरे साल में कितने एनुअल डेथ्स हो जाती हैं, ज़ुकाम से, बुखार से। तो वो अपने इंटरेस्ट के नहीं, लिए ये बातें कर रहे हैं। ये लॉजिकल नहीं है। मैं आपसे वो लॉजिकल जो बात है, पहली बात यही है, जो ज़ाहिरी निगाह है बिल्कुल सही है, जो आपने बयान की है, यानी हर बंदा यही बयान करेगा, इसमें आपका, मेरा, किसी का कोई कसूर नहीं। नंबर 2, जंगों में क्या होता है? जंगों में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। हमास का ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने कैदी छुड़वाना। इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या था? अपने कैदियों को बगैर किसी शर्त के वापस लेना।
आया एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? आया दुनिया की बड़ी ताकतें एक छोटे से ग्रोह के साथ बैठकर एग्रीमेंट पे साइन किया या नहीं किया? आया हमास को ये ख़त्म करना चाहते थे, इनका प्लान था कि हमास को ख़त्म कर देंगे, याह्या सिनवार को कत्ल किया, हाँ, ये तो उसमें रखा है, हानिया को कत्ल किया, सब कुछ कर हमास आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद जैफ को कत्ल किया, लेकिन जिस दिन इन्होंने एग्रीमेंट किया विद इन फ्यू आवर्स हमास के सैकड़ों नौजवान मास्क अल-कस्साम लगाए और वो अल-कुद्स के वो नए यूनिफॉर्म पहन के नया असला लेके रोड पे खड़े थे। तो ये गज़ा को खाली करना चाहते थे। आप वो गज़ा के लोगों को देखें, वो मलबे के ऊपर बैठकर कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु दिस वाज अलैहि वसल्लम हिस्टोरिक, पढ़ रहे हैं। दिस वाज हिस्टोरिक। तो जब ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम आएँगे, तो फिर हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स की जंग में, मकासद की जंग में, हदफ और टारगेट की जंग में कौन जीता है? उनके यहाँ वो फ़लस्तीनी जीत मौत पाए हैं। का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे बरसगीर के अंदर कोई अगर मर जाता है, तो हम उस पे ज़्यादा बैन करते हैं। बिल्कुल। वो उसको एक एज़ाज़ समझते हैं और उस पे ज़्यादा रोते नहीं हैं। ये उनका एक बिल्कुल। मिज़ाज है आप उधर। देखें माँओं ने अपने बेटों को कांधा दे के उनको दफना दिया। माँओं ने आँसू नहीं निकाले, उनको पता है एक बड़े हदफ के लिए बड़ी हुँ। कुर्बानी हम दे रहे हैं। फिर ज़ाहिरी निगाह से देख रहे हैं और एक हम ऑब्जेक्टिव की, लेकिन जंगों को हमेशा स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव की निगाह से देखा जाता है। जब भी फैसला होगा, ये नहीं देखा जाएगा लोग कितने। आप देखें ना यूरोप की जंगों का, आपने शुरू से जब हमने वो नेशन स्टेट की बात की, यूरोप में कितने लोग वो कत्ल हुए? 1618 से 1648 बहुत की जंगों में मिलियंस। फिर तारीख है, यूरोप की ऑस्ट्रेलिया में तारीख है। ऑस्ट्रेलिया में 8 मिलियन मारे गए, जर्मनी में कितने 10 मिलियन मारे गए, पता नहीं कितने मिलियन मारे गए। मसला अब ये है ना कि मुसलमानों के पास स्पेस नहीं है ना, मतलब मुसलमान आपके सामने जो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान हैं, आपकी उनके मामलात का पता है। हमारे पास ना आईटी पे हमारा कोई इतना एक्सेस है, इंडिविजुअल लेवल पे तो है, लेकिन इन टोटैलिटी, इफ यू स्पीक इन टोटैलिटी, वो चीज़ तो नहीं है। तो अभी ताकत का मरकज़ तो वही कुव्वतें हैं और वही डिक्टेट करेंगी। उस आप रेज़िस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको टोटली जो है, आप उनको सबड्यू नहीं कर सकते, उनको आप नीचे नहीं कर सकते। देखिए हमने नीचे करके दिखा दिया है। उनका आयरन डोम, उनका थार्ड फेल हो गया। यानी अगर यमन के मिसाइल 2200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आकर तल अबीब में वज़ारत दिफ़ा की बिल्डिंग पे गिरते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनका इसका मतलब कि आयरन डोम फेल हो गया। अमेरिकन थार्ड सिस्टम फेल हो गया, जो सिक्योरिटी सिस्टम और जदीद सिस्टम है। हमारी तो सोचों से भी ये बालातर सिस्टम है कि जिस तरह उन्होंने बनाए हैं। तो टेक्नोलॉजी बेशक उनके पास है, लेकिन आप जो रेजिस्टेंस के पास जो चीज़ है, उसने टेक्नोलॉजी को भी कम्पीट किया है। अलबत्ता उस लेवल पर नहीं किया जो आप कह रहे हैं। अभी हमारे पास देखें एयरफोर्स नहीं है, फ़दाई ताकत है, उन्होंने फ़दाई जंगी हथियारों से बमबारी की, कत्ल-ओ-गारत की। हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं, ये हासिल करनी चाहिए। ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये इन मुसलमान मुल्कों की ज़िम्मेदारी है जिनके पास ऑलरेडी वसाइल हैं, ये उनके हाथों को मज़बूत करें। हुँ। बिल्कुल और पॉडकास्ट बहुत तुलानी हो रहा है, बिल्कुल वक़्त अब हमारे पास ख़त्म होने वाला है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, बहुत सवाल जो है बहुत इम्पोर्टेंट, क्या ये सीज़फायर 42 रोज़ा कामयाब हो जाएगा? मैं तो चाहता हूँ कामयाब हो, जंग ख़त्म हो, मैं तो ये चाहता हूँ। देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो। जंग तो कोई भी जो अच्छा इंसान है, जो समझदार है, जो आकिल है, वो नहीं चाहता, कोई भी इंसान, कि जंग हो। ये शैतानी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि जंग जारी रहे। हम भी यही चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो और ये 42 रोज़ा सीज़फायर आगे बढ़े, अपने सेकंड फ़ेज़ में जाए, फिर थर्ड फ़ेज़ में जाए। लेकिन मुसीबत ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आ गया है और उसके साथ जो उनके बयानात आ रहे हैं सारे, वो गज़ा के बारे में आप सुन रहे हैं सारी चीज़ें, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और मैं एक बात कहता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट हो या ये ज़ायनिस्ट रेजीम हो, ये ट्रस्टेबल नहीं है। इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। ये अपनी मजबूरी के तहत आए हैं, क्योंकि इनको लबनान में बहुत मार पड़ी थी। इनका शुमाल पूरा खाली हो गया था। 2 लाख वहाँ से सेहूनी आबादकार छोड़ के चले गए। आपको पता है, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कोट किया है या कहीं और किया था, 87,200 सेटलर्स जो सेहूनी थे, ज़ायनिस्ट थे, बिल्कुल। वो और रशिया चले ये गए। तो वो रशिया चले गए। जेरूसलम पोस्ट ने भी कोट बिल किया कि 39% माइग्रेशन हुई है चले गए, तल अवीव से। वापिस चले गए। जहाँ से वो आए थे अपने मुल्कों में चले गए। तो अब जब ये मुसीबत में थे, तो ये तो इन्होंने अपनी मजबूरी में किया। लेकिन ये काबिल-ए-एतमाद नहीं है। किसी वक़्त भी ये कुछ भी, और अभी इन्होंने किया है। नहीं, लेकिन एक राय ये भी है कि अपने सारे जो मग़वी हैं या कैदियों को छुड़ा के फिर से वही सब कुछ शुरू किया जा मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो काबिल-ए-एतमाद नहीं है। हाँ। वो किसी वक़्त भी कुछ भी कर सकते हैं। इसराइल शर्र मुतलक है। जिस तरह हम अल्लाह को खैर मुतलक समझते हैं कि अल्लाह हमारे लिए, जो अल्लाह की ज़ात है, वो क्या है? वो खैर मुतलक है, कि उनके पास कोई, हम सोच भी नहीं सकते कि खुदा जो है नाउज़ुबिल्लाह कोई शर की तरफ वो करेगा। सेम इसी तरह ये इसराइल है जो शर्र मुतलक है। इसके पास खैर की कोई चीज़ नहीं है।
तो ये हो सकता है फ्यूचर में। चले आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस पर भी और मज़ीद बैनुल अक़वामी मामलात पर और पाकिस्तान की सियासत पर भी और फाइनेंस पे भी, हम इकोनॉमी पे भी इंशाल्लाह साबिर साहब से बात करेंगे और लीगल मैटर्स पे भी बात करेंगे। इनकी बहुत ही मल्टी फेसेटेड इंसान है ये। इनका सिर्फ एक वो ज़ाविया नहीं है और ज़ाविया ही है। आज के हमारे इस पॉडकास्ट को हमने आगाज़ कर दिया है। आई होप आपको हमारी पहली एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी, हो सकता है बुरी भी लगी हो। जैसी भी लगी हो, फीडबैक देना है कमेंट सेक्शंस में। जब भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जाएँ, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और इस पैगाम को आगे तक फैलाएँ, क्योंकि ज़रूरी ये है कि इस तरह की इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस बहुत अब नायाब हो चुकी हैं, नहीं हो रहा है। अगर होती भी हैं तो वो हमने आपने देखा, मैंने हर तरह का सवाल इनके सामने रखा, क्योंकि ये पैलेस्टीनियन कॉज़ के हामी हैं। मैंने इनके सामने हमास की मुखालफत भी सवाल, क्योंकि मेरा एक इसमें राय है। मैं हमास राइट है के आपका। बहुत से जो इक़दाम हैं उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहरहाल यही खूबसूरती है गुफ्तगू की कि इख्तिलाफ के बावजूद भी हमने इल्मी तौर पे सवाल भी रखे और जवाब भी रखे। इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे लेके जाएँगे। तस्मीन जावेद को साबिर अबू मरियम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।